प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेम की स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की ही जो फर्स्ट यूनिट हमारी शुरू की हुई है उसी का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स की और साथ में एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स को भी फर्दर हम सेल्स में डिवाइड करें तो उसका कंसेप्ट भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और थर्मोडाइनमिक जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। यानी कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। इसी आधार पर कि हम आपका पूरा सिलेबस लेने जा रहे हैं, आप सभी लेक्चर आप स्टडी करें और उसके बाद देखिए आपको सभी आर्टिकल्स समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। प्यारे बच्चों, इसमें हम बात करेंगे कि ये स्टैटिक सिस्टम क्या होता है। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे और फिर हम डायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे। यानी कि स्टैटिक सिस्टम क्या होता है ये देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि वो सिस्टम जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में रहते हैं और वो सिस्टम अपने आप नहीं चेंज होता या फिर किसी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लो आप किसी मैक्रोस्टेट ले लिया, एक सिस्टम लिया और उसमें कॉइन्स हैं, सिक्के रखे हुए हैं। अब बताइए वो सिक्के अपने आप तो पोजीशन चेंज करेंगे नहीं और ना ही किसी इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो ऐसे सिस्टम को हम स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। चलिए इसकी स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टैटिक सिस्टम या स्टैटिक इफ its constituent particles system does not change by itself or due to internal forces। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो the system is said to be a static system if the system remain at rest or the particle in that system remain at rest। मतलब अपने आप अपनी पोजीशंस को वो नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं स्टैटिक सिस्टम। अच्छा, इसका कुछ एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए सिस्टम ऑफ कॉइन्स जिसमें बहुत से क्वाइंस हों या फिर डाइसेस वगैरह हों एक्सेट्रा, तो ये जो सिस्टम है ये स्टैटिक सिस्टम कहलाता है। ठीक ऐसे ही अब इससे देखिए, डायनेमिक का मतलब तो मोशन से होता है, गति से होता है, चेंज से होता है, यानी कि परिवर्तन से होता है। तो अब हमारे को ये बात भी समझ में आ गई कि डायनेमिक सिस्टम क्या होता है। डायनेमिक सिस्टम, प्यारे बच्चों, डायनेमिक सिस्टम का मतलब समझ में आ गया। जो सिस्टम रेस्ट में ना हो या जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो चेंज होते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, ऐसे सिस्टम को है डायनेमिक सिस्टम। यानी कि द सिस्टम इज सेड टू बी डायनेमिक सिस्टम इफ इट डज नॉट रिमेन एट रेस्ट। यानी कि आप इसको यही कहेंगे, ए सिस्टम इज सेड टू बी dynamic system if it does not remain at rest। In dynamic system the constituent particles does not change by itself or due to the internal forces। In this case,
द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिन पार्टिकल से वो सिस्टम बना है। पार्ट itself or due to internal फोर्सेस। ये देखिए, अब मान लो सपोज कीजिए किसी कंटेनर में आपने गैस ले ली। अब गैस के मॉलिक्यूल्स तो रेस्ट में तो रहेंगे नहीं और वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, यानी कि वो सिस्टम डायनेमिक कहलाएगा। यही एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको आप दे सकते हैं। ए सिस्टम ऑफ गैसेस, ये डायनेमिक सिस्टम है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम विद एग्जाम्पल, या व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है इसी से संबंधित है, प्रोबेबिलिटी में ही, उसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशबल पार्टिकल्स इनटू के कंपार्टमेंट्स, और बाद में हम उन के कंपार्टमेंट्स को भी फर्दर डिवाइड करेंगे सेल्स में, और फिर क्या एक्सप्रेशन आता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का और उस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन particles in K compartments of unequal size। प्यारे बच्चों, इसको एक्सप्रेशन हमें निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें n पार्टिकल है। मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बहुत अच्छा रहता है। फिर भी आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कंसीडर कर लिया है, ये देखिए, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n distributable particles इन ए बॉक्स। ये हमारे पास एक बॉक्स है, एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, टोटल n पार्टिकल्स हैं, और हमने इस बॉक्स को डिवाइड किया हुआ है के कंपार्टमेंट में, उनका साइज भी बराबर नहीं है, अनइक्वल है ऐसे, यानी कि डिवाइड दिस बॉक्स इनटू अन कंपार्टमेंट। जैसे ये साइज में अलग अलग देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और भी हैं, और इस तरह से ये हमने जोड़ दिया है। ये हमारा पहला फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये और भी हैं इसमें, और ये केथ कंपार्टमेंट है। यानी कि अब जो हम बात कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि जो हमारे पास बॉक्स था जिसमें n डिस्ट्रीब्यूशनल पार्टिकल्स हैं, उस बॉक्स को हमने डिवाइड कर दिया है अनइक्वली। यानी कि यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइड द बॉक्स इनटू के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज। इसका जो साइज है वो इक्वल नहीं है। और फिर देखिए, हम पहले वाले कंपार्टमेंट में मान लेते हैं कि इसमें n1 पार्टिकल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशबल हैं, दूसरे में n2 हैं, तीसरे में n3 हैं, और इस तरह से जो केथ कंपार्टमेंट है उसमें nk पार्टिकल्स है। यानी कि हम जो सपोज कर रहे हैं वो ये है, लेट n1 इज दी, n1 क्या है, ये है पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट। n2 पार्टिकल्स हम ले रहे हैं, पार्टिकल्स इन सेकंड कंपार्टमेंट। ये देखिए, n3
आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन थर्ड कंपार्टमेंट। और प्यारे बच्चों इसी तरीके से चल रहे हैं, एन के आर द पार्टिकल्स इन केथ कंपार्टमेंट। ये हो गया। अब आप देखिए प्यारे बच्चों यहां पर कि ये जो N1 पार्टिकल्स हैं इस कंपार्टमेंट में, पहले वाले कंपार्टमेंट में, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल हैं और इनको हम अरेंज कर सकते हैं। एक कभी इधर कभी कई तरीके होते हैं। और हमने आपको पीछे प्रोबेबिलिटी में बताया था कि इन N1 पार्टिकल्स को इसी बॉक्स में, इसी कंपार्टमेंट के अंदर कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। यानी कि N1 particles can be arranged in N1 factorial ways। इतने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं और ये मीनिंगलेस है क्योंकि उसी कंपार्टमेंट में है, कभी इधर इस तरह से अरेंजमेंट है और ये मीनिंगलेस है। इट इज मीनिंगलेस, यानी कि ये मीनिंगलेस वेज हो गए N1। इसी तरीके से N2 पार्टिकल्स जो सेकंड कंपार्टमेंट में हैं उनको भी हम N2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, वो फिर मीनिंगलेस हो गया। यानी कि N2 पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन N2 फैक्टोरियल वेज, इतने वेज से, एंड इट इज आल्सो मीनिंगलेस। और इसी तरीके से N के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें भी हम अरेंज कर सकते हैं N के फैक्टोरियल से। यानी कि N के पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन N1 फैक्टोरियल वेज एंड विच इज आल्सो मीनिंगलेस वेज। अब आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल मीनिंगलेस वेज यहाँ कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज कितने होंगे? इनमें सारों को अगर हम लगाएं तो ये हो जाएगा N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल एंड Nk फैक्टोरियल। ये मीनिंगलेस वेज है। और एक और प्यारे बच्चों, इस पूरे बॉक्स में कितने पार्टिकल थे? N। तो इन्हें हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इस पूरे बॉक्स की अगर हम बात करें? यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज सभी पार्टिकल्स का दैट इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। कि इन N पार्टिकल्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो N फैक्टोरियल हो गया। और हम एक और बात भी जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज मल्टीप्लाई बाई, हमने यहां बताया था, टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज ये हम पहले बता चुके हैं आपको। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज। प्यारे बच्चों, ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होते हैं वो कितने हैं। ये देखिए, वो आप जानते हैं N फैक्टोरियल है एंड इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज। ये हमने अभी निकाल ही लिए हैं आपके कि इट इज इक्वल टू N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल एंड Nk फैक्टोरियल। ये है और मल्टीप्लाई बाई, इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस वेज, जिसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और जिसे हम W से लिखते हैं। यानी कि ये किसका फंक्शन है? N1, N2, N3 अप टू Nk। यहां पर अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो इसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब दूसरी तरफ लीजिए। यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी
जिसे हम W से लिखते हैं, यानी कि N1 N2 N3, और आप नोट्स बना ही रहे हैं, मैं बार बार कह ही रहा हूँ आपको, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेज। ये देखिए एन फैक्टोरियल है, ये वाला फैक्टर जो है मीनिंगलेस वाला, इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं। ये देखिए N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल अप टू Nk फैक्टोरियल। और इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, आप इसे प्रोडक्ट है तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि I वेरीज फ्रॉम 1 to K और N I फैक्टोरियल। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे है, यानी कि किसी बॉक्स को हमने के अनइक्वल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया और उसमें जो पार्टिकल्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वो हो गया। एक काम और करते हैं हम कि ये जो बॉक्सेज हैं इन्हें अब हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सेल्स में। जैसे N1 को हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है और कितनी सेल्स बना दी इसमें, मान लो इसमें हमने G1 सेल्स बन दिया है। इसी तरह से सेकंड को हम डिवाइड करेंगे, थर्ड को इसमें, इसको G2 सेल्स में डिवाइड कर दो, वो भी अनइक्वल साइज की हैं, G3 G4 अप टू Gk। तो फिर डिवीजन ऑफ स्पेस, ये जो स्पेस हमारा बचा हुआ था कंपार्टमेंट्स का, इसको हमने सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं और हम ये ले रहे हैं लेट G1 इज द नंबर ऑफ सेल्स इन N1 कंपार्टमेंट, यानी कि जो N1 कंपार्टमेंट है उसमें G1 सेल्स हमने डिवाइड कर दिए हैं ऑफ अनइक्वल साइज, ऑफ अनइक्वल साइज। ये देखिए, और इसी तरीके से G2 क्या है, G2 आर दी नंबर ऑफ सेल्स इन सेकेंड कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ सेल्स इन N2 कंपार्टमेंट। N2 का मतलब ये नहीं है, N2 तो सिर्फ हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ये सेकंड कंपार्टमेंट, इसको आप फर्स्ट कंपार्टमेंट कह सकते हो, इसको आप सेकंड कंपार्टमेंट कहते हो। ये तो इसलिए है कि पहले वाले में N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, दूसरे में N2 हैं। और इसी तरीके से ये देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको कह सकते हैं कि Gk क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स इन केथ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट। प्यारे बच्चे ये देखिए कितना होता, हमने बताया था कि जैसे दो कंपार्टमेंट से दो सेल होती तो हमने 2 की पावर, और मान लो उसमें n पार्टिकल थे तो यही तो बताया था 2 की पावर n। यहाँ कितनी सेल्स हैं, G1 सेल्स हैं, तो G1 की पावर ये कितनी हो जाएगी, N1। ये देखिए प्यारे बच्चे, और इनटू दूसरे में ऐसे ही G2 की पावर N2 और G3 की पावर N3 एंड सो ऑन। और इस तरह से जो हमारा केथ सेल है उसको हमने Gk सेल्स में डिवाइड किया है और ये Nk हो जाए। इसको आप, अगर हम इसे लिखना चाहें, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि I वेरीज फ्रॉम 1 to K, और ये हो जाएगा Gi की पावर नाउ Ni। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगी, देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये N1 N2 N3 अप टू Nk, और ये हमने इसी में देखिए ये n फैक्टोरियल तो है, यहाँ पर हम भी n फैक्टोरियल लिख देते हैं, और साथ में ये देखिए इन सेल्स से हम इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई I की वेरी फ्रॉम 1 to K। और ये देखिए क्योंकि सेल्स का भी कॉन्सेप्ट अब हमने यहाँ पर डाल दिया है Ni, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये देखिए नीचे Ni है तो क्यों ना हम इसके नीचे ही यहाँ पर Ni भी डाल दें, क्योंकि यहाँ पर भी I की वैल्यू 1 to K है। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आ गई। और प्यारे बच्चों आप पहले से जानते हैं कि कोई मैक्रोस्टेट है ब्रॉड लेवल पर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट
मैक्रोस्टेट। ये क्या होती है जिसको हम P से लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्टेट एंड मल्टीप्लाई बाय द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको बताया स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स को डिफाइन किया एग्जांपल्स के साथ। कहीं भी ये टर्म यूज हो तो आपको पता होना चाहिए। साथ में हमने बताया, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स इनटू के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज, और उन्हीं को हमने फर्दर सेल्स में भी डिवाइड किया अनइक्वल साइज की, और फिर जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया वो ये आया। और कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि डिराइव दिस रिलेशन वेयर दी सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, यानी कि जो आपको सामने है इसको आपको डिराइव कीजिए, या डिवीजन ऑफ द स्पेस इनटू द कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स एक्सेट्रा। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल। और मैं दावे से कहता हूं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। पूरा सिलेबस के सभी यूनिट्स के नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गए हैं। बस इतनी ही अनुरोध है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले, और क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी इससे एनर्जी मिलती है और एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छी वीडियोज़ आप तक लेके आएँ। आपके सुझाव कमेंट्स के रूप में हम तक आते रहने चाहिए। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि 2 चैनल हैं हमारे, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। एक है फिजिक्स बाई आईसी सर और दूसरा है आईसी सर फिजिक्स। इसमें कुछ वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे और कुछ इस चैनल पे मिलेंगे। दोनों को ही आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके रखिए, ताकि समय पर आप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।